संविधान की लड़ाई लेकर के जो चले राहुल गांधी, और घूम फिर करके कोई रास्ता लगता है बचता नहीं है संघ के लिए, कोई रास्ता छोड़ते नहीं है राहुल गांधी। उनको पप्पू कह दिया, पप्पू मान के घूमते रहिए आप, लेकिन राहुल गांधी जो व्यूह रचना करते हैं उसमें बार बार जाकर के फंस जा रही है बीजेपी। नरेंद्र मोदी उबर नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अभी लगा था उनको कि अभी वार डिक्लेयर करेंगे और जो है मिट्टी में मिला दूंगा, सब खेल खत्म। बिहार तो एकदम ऐसे आ जाएगा उछलते कूदते मेरे पास, जैसे लगता है कि छोटा बच्चा अपने बाबा के पास आ गया। लेकिन जिस तरह से 7 प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ रहा है और दुनिया भर की आलोचना हो रही है, शशि थरूर जी को साथ लेके घूमना पड़ रहा है कि कोई कांग्रेस के भीतर से कोई आदमी ऐसा निकाल के लाओ जो कांग्रेस पे हमला करे। क्या हम ये माने कि संविधान में इतनी ताकत है और 75 साल हो गए संविधान को कि उसको झुठला करके कोई सत्ता में नहीं रह सकता? धनंजय भाई, 2-3 टिप्पणी में पहले कर दूं कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार की सिंदूर वगैरह वगैरह की जो भूमिका समझाने में मोदी सरकार ये कहना चाहते हैं कि हमारा विदेश मंत्री नालायक सिद्ध हुआ है और इसलिए अब जो है कुछ सांसदों की मुझे जरूरत है और वो दुनिया में जाएंगे और सरकारों को बताएंगे कि भारत का पक्ष क्या है। विदेश मंत्री का ये काम होता है सरकार का पक्ष दुनिया में रखने का। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने अपने ही विदेश मंत्री को नालायक मंत्री, नाकाम मंत्री सिद्ध किया है, तो इसके लिए ऐसे नाकाम मंत्री को देश के संवैधानिक पदों में नहीं रहना चाहिए। दूसरा ये है कि भारत का सीजीआई होता है, ना वो ब्राह्मण होता है ना दलित होता है। बहुत सही। तो इसके लिए जो जो शब्दों का उच्चार किए थे, मैं समझता हूं कि अवचेतना से निकले हुए शब्द हैं कि भारत का दलित सीजीआई। तो भारत का न दलित सीजीआई होता है, न ओबीसी सीजीआई होता है, न ब्राह्मण सीजीआई होता है। सीजीआई होता है, सीजीआई होता है। हो सकता वो सीजीआई किसी विशिष्ट वर्ग में पैदा हुआ होगा, वो ब्राह्मण करके पैदा हुआ होगा, लेकिन सीजीआई ब्राह्मण नहीं होता है। कोई दलित पैदा हुआ होगा लेकिन सीजीआई दलित नहीं होता है, सीजीआई होता है और बहुत ताकतवर होता है। सीजीआई बहुत हाँ, ताकतवर होता है, वो दलित सवाल ही नहीं। हाँ, सही। सीजीआई होता है। तीसरा टिप्पणी में ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल लैप्स होना, ये मैं लैप्स नहीं मानता इसको। चीफ सेक्रेटरी नहीं आया, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं आया, पुलिस कमिश्नर नहीं आए और पुलिस कमिश्नर नहीं आया। तो भाई एक आदि का लैप्स हो सकता है ना, कि ट्रैफिक में अटक गए या किसी भूल गए। तीनों के तीनों क्यों नहीं आए भाई? सुबह सुबह कॉन्फ्रेंसिंग हो गई थी क्या कि भाई अब तुम जा रहे हो क्या? या फिर तीनों को निर्देश दिए गए कि कोई जाएगा नहीं? क्योंकि ये जो तीनों जो है ना, चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुंबई का पुलिस कमिश्नर, ये तीनों राज्य सरकार के अधिकारी है। और इसीलिए राज्य सरकार और राज्य का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जो संघ का स्वयंसेवक है और मुख्यमंत्री है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र, जहां ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत होती है और बहुत ज्यादा कैपेबल, जिसको कहते हैं शार्प ब्यूरोक्रेसी है, और महाराष्ट्र के ही इस वक्त चुने गए सीजीआई आते हैं, और ये भी है कि वो
पैदाइश दलित है। तो ऐसी क्या बात है कि अब तक इतने घंटे हो गए मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त नहीं किया? क्योंकि मुख्यमंत्री के तीनों ये अंडर में काम करने वाले अधिकारी है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र आरएसएस की जननी है, चाहे वो गोलवलकर गुरुजी हो, चाहे और हो, ये सारे महाराष्ट्र के हैं। हेडगेवार हो, जो हेडगेवार हो, हाँ। तो ये जानबूझकर, क्योंकि वर्तमान सीजीआई दलित समूह से आते हैं, तो मनुवादी ये कहना चाहते हैं कि भाई ये स्वागत के अधिकार हकदार नहीं है। इट्स अ सीरियस, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोटोकॉल लैप्स, इट इज बेसिकली एनफोर्समेंट ऑफ मनुस्मृति। It is basically enforcement of मनुस्मृति guided institutional act है कि हम निचली जाति के, भले वो कितने भी सर्वोच्च पदों पे रहेंगे, लेकिन हम उनको उस लायक का नहीं समझते हैं कि जहां हम जाके उनका स्वागत करें। ये इतना सीरियस मैटर है। तो संविधान कितने खतरे में है। नहीं, उन्होंने जम्मू भाई जो कहा, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण, आपने जहां लाया है, मैं इसलिए वो लाइन वापस दोहरा देता हूं जो कहा सीजीआई ने, गवई साहब ने। उन्होंने कहा कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य की यात्रा पर आते हैं और राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त उपस्थित नहीं होते, तो यह केवल प्रोटोकॉल का नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान का विषय है। तो मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा नहीं था जी। ये तो पूरा देश का अपमान है। बिल्कुल। ये जो सीजीआई का कमेंट है, ये मैंने पढ़ा नहीं अभी तक जी, सिर्फ इसलिए मैंने आपको सुना दिया। हाँ, तो उनके और मेरे इसमें फर्क इतना है, एंडिंग का, पिक्चर का जो एंड है ना, शब्द का अंतर है लेकिन भाव वही है। वही है। मैंने सीधा कहा क्योंकि मेरे लिए वो अनुकूल है कहना, क्योंकि मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं हूं। ये मनुस्मृति जो है उसका असर्शन है, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच के अंदर एक दूसरे के सम्मान के रूप में उन्होंने दूसरे ढंग से व्यक्त की। बिल्कुल सही। तो गजब की बात हुई है, ये हल्के में नहीं है। और अब रही बात इसकी जो आप चर्चा करा रहे थे कि राष्ट्रपति के माध्यम से जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जुडिशरी पे बीजेपी ने कुदवाया है। मैं उसमें राजेश शुक्ला ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं जिक्र कर देता हूं चूंकि आप वहां जा रहे हैं फिर, कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदया के प्रश्न और कुछ नहीं है, सिर्फ इसके कि आरएसएस ने जैसे देश की सेना का राजनीतिक उपयोग किया है, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति महोदया का उपयोग कर रहे हैं। जी। क्योंकि ये 14 सवाल दाग कर एक ऐसा माहौल देश में खड़ा करने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, ये जो संवैधानिक पद है इसका अपमान कर रही है। तो मतलब ये है कि एक वो खेल खेलते हुए दिखाना चाहती है आरएसएस कि कुछ तो कमेंट आ गया भाई मेरे बारे में। हाँ, बढ़िया कमेंट किया इन्होंने। अब वो भी विदेश से कर रहे हैं कमेंट, कह रहे हैं जम्मू जी आप सबके दिल में हो, पोस्ट का क्या करना है। हाँ, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि आरएसएस सबके दिल बोल रहे हैं ना, मेरे तो दिमाग में बैठे रहते हैं। अच्छा हो गया शैलेंद्र भाई कोई कमेंट नहीं कर रहे मेरे को लेके। हाँ चलिए कंप्लीट कीजिए। हाँ नहीं, वो जम्मू ने बहुत ठीक बात कहा, पॉलिटिकली प्रिसाइज कर दिया इसको। उन्होंने कहा कि ये मनुवाद है। क्या भाई सीजीआई हो गए तो इसका क्या मतलब है? वो तो आखिर दलित ही ना, मेरे माथे पे बैठोगे। गांव में जैसे छोटा मोटा आदमी रहता है, छोटा मोटा आदमी रहता है, बाबा गोड़ लगी कहता है लोग उसको, तो कहता है कि
ऑफिसर होगा अपने गांव फलना जगह पे, यहाँ चमारे ना है भाई, दुसाधे ना है, फलाना ना है, तो अब इतना क्या जो है माथा चढ़ाना है उसको। तो अब सीजीआई है, अपने जगह पे होइएगा आप, और सीजीआई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जम्मू से हम खाली डिसएग्री करेंगे कि सीजीआई का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन किसी जाति का सीजीआई हो जाए तो उससे फर्क पड़ता है। मैंने ये नहीं कहा सीजी, ठीक कहा तुमने, ठीक कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, ये जो पद है ये पद ना है। और ये ब्राह्मणों पे बहुत ब्राह्मणों पे चर्चा चल रही थी। धनंजय भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो इस देश में भगवत शरण उपाध्याय, जो राहुल सांकृत्यायन, आपके क्लास पोजिशनिंग का, आपके सोशल पोजिशनिंग का फैसला इससे होता है कि आप शिखंडी हैं जिसके पीछे खड़े होके सामने वाले की हत्या की जाएगी, या आप जैसे सीधा सीधी पोजीशन लेने वाले एक व्यवहारिक आदमी हैं। तो हमेशा जैसे राज सत्ता को और वो कास्ट हायरार्की को, रिलीजियस हायरार्की को, मेल सोविनिस्टिक हायरार्की को हमेशा जैसे एक आवरण की जरूरत पड़ती है। उस आवरण के लिए वो मेल सोविनिज्म पितृसत्ता जैसे फुआ का इस्तेमाल करती है, सास का इस्तेमाल करती है, और जैसे रिलीजियस हायरार्की को मेंटेन करने के लिए वो मोदी के बैकवर्डिज्म का, और जैसे द्रौपदी मुर्मू के वो आदिवासी होने, बहुत बढ़िया विश्लेषण किया, बहुत बढ़िया विश्लेषण। ये बराबर इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। आप आदिवासी हैं, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दलित हैं, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझको फर्क ये पड़ता है कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी का एक बड़ा हिस्सा डिप्राइवमेंट में पड़ा हुआ था। आपने क्या पोजीशन लिया? आप धनंजय कुमार भी हो सकते हैं, वो शैलेंद्र कुमार भी हो सकते हैं, और कोई और भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही। जम्मू भाई वहीं ला करके छोड़ दिया कि जाति नहीं होती, सीजीआई होता है। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस ये चित्र इस देश के अंदर खड़ा करना चाहता है कि किस तरीके से दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज या इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ रहे हैं, देखिए। और इसीलिए जो सवाल खड़े किए हैं महामहिम राष्ट्रपति ने, उन सवालों में दम नहीं है, ये मैं आज कह रहा हूं। इसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उत्तर देगा, तो फिर मजाक जो है, हंसी कैसी होती है एक आदिवासी समूह से जुड़ी हुई महिला की, उसका भी मजा फिर आरएसएस वाले लेंगे। ठीक है ना, दोनों ढंग से वो मजा लेंगे और ये बताएंगे कि देखिए ये आदिवासी और ये दलित ये है ही इनका कोई लेवल ही नहीं होता। हाँ, डिजर्विंग नहीं है। एक दोनों पक्ष है उसका, एक तो डिजर्विंग नहीं है और दूसरा देखो अब बिठा दिए तो उसकी इज्जत, उस पद की गरिमा भी बनाने के रख नहीं सकते। दोनों ढंग से वो प्ले करेंगे। हाँ, तो अब मैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बहस चल रही है ना कि समय सीमा है कि नहीं, जब कोई बिल पार्लियामेंट में पास हो जाए और असेंट के लिए जाता है तो कितने दिनों में असेंट कर देना चाहिए? मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी समय सीमा दी गई है। अब सवाल इस बात का है, वो समय सीमा अंक गणित के रूप में नहीं है, विवेक के रूप में। यस, देखिए धनंजय भाई, भद्र और विवेकवान लोगों के डिस्क्रिशनरी राइट को इनको छोड़ा गया था, लेकिन अब भद्र और विवेकवान लोग रहे कहां? नहीं शैलेंद्र भाई, भद्र भी छोड़ दीजिए, अंग गणितीय आधार पे भी है कि जितनी जल्दी हो सके मतलब क्या होता है कि 5 साल बाद करेंगे। What does it mean? जितनी जल्दी का मतलब क्या होता है? जितनी जल्दी का मतलब होता है कि खाइए पीजिए घूमिए, उसके बाद फुर्सत निकालिए और बैठ के कर दीजिए अपना काम। इतना तो करिए। 24 घंटा में 7 घंटे ड्यूटी करनी है ना, तो 7 घंटे ड्यूटी करिए। इसीलिए हमने कहा कि ये डिफाई करने की कोशिश है इसको। जी जम्मू भाई, असल में इसको पर्पस को डिफीट करने की कोशिश है।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 111 असेंट टू बिल्स, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई मनी बिल को छोड़कर और तमाम जो बिल है उस पर जो प्रेसिडेंट को असेंट करना होता है, प्रेसिडेंट हैज द लिबर्टी टू रिफर बैक टू द हाउस। लेकिन हाउस उसको उसी फॉर्म में अगर भेज देता है तो साइन करना पड़ेगा, उसे असेंट देना पड़ता है। देर ऑफ है वो, मतलब जैसे ही आपको दूसरी बार भेज दिया आपको कंसेंट असेंट उसके बाद दे देना है। अब उसके बाद दे देने का मतलब क्या है? आया जबकि आपके पास और तुरंत उसको देना है। इसको अगर कोई ये अर्थ लगा ले कि मैं 3 साल बाद दूंगा, तो फिर ये उसमें साबित हो जाता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा रहे हो, आप पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे नाच रहे हो। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस को डिफीट कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस को डिफीट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया हुआ है कि ऐसा कोई बिल पास हो जाता है हाउस में और असेंट के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को उस बिल, जो पास हुए बिल को समझने में, उसकी लीगैलिटी को और क्लैरिटी लाने के लिए अगर वो उनके दिमाग में कोई सवाल हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं बिफोर गिविंग असेंट। कि वो कई बार ये हो सकता है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने का जो है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट? इट इज द लेजिस्लेचर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तो बहुमत से है, तो भाई बहुमत से तो कोई भी बन सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि प्रेसिडेंट जो बनेंगे वो लीगल ल्यूमिनरीज होंगे, नहीं हो सकते। वो एक आधे कलाकार भी बन सकते हैं, एक आधे साइंटिस्ट बन सकते हैं। नहीं, उसके अलावा जम्मू भाई, उसके अलावा एक और अगर डिफाइन कीजिए कि अगर कोई बिल आता है और उस पर क्या निर्णय लें, ये राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे कि भैया इस पर अपना परामर्श दीजिए। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या जो है ये परामर्श इसी के लिए था। हाँ, ये परामर्श इसी के लिए था। ये परामर्श इस बात के लिए नहीं था कि आपको वो जवाब में कहें कि नहीं नहीं मैडम, इसका कोई सीमा तय नहीं किया गया है, इसीलिए जब तक आप चाहें तब तक आप इसको रोक के रख सकते हैं। ये परामर्श इसी के लिए था जो आप लोगों ने कहा। मैं देखिए, ये बेसिकली ये इशू रेकअप हुआ है तमिलनाडु से, क्योंकि जहां तमिलनाडु के गवर्नर ने 3-3 साल जो है वो बिल को अपने पास 4 साल तो ड्रॉर में रखा। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है व्हाट इज डिसीजन। निर्णय का मायने क्या है? निर्णय के मायने 2 है। एक, मैं असेंट कर रही हूं या कर रहा हूं, ये भी निर्णय है, और दूसरा, मैं इसे रोक के रख रहा हूं या रख रही हूं, ये भी निर्णय है। सो निर्णय में 2 शब्दों का इस्तेमाल है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड वेदर असेंटिंग और विथहोल्डिंग। आप विथहोल्डिंग का निर्णय नहीं लिए बगैर ड्रॉर में नहीं रख सकते, रोक के नहीं रख सकते। बिल्कुल सही, ड्रॉर में नहीं डाल सकते कागज को। अच्छा शैलेंद्र भाई कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं? बस एक लाइन हम कह रहे थे, ये जैसे सलाह देने के लिए है कि आपके फैसले को होल्ड करने के लिए है। सलाह देने के लिए तो आपका स्वागत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना था, हो सकता है कि हम जैसे सत्ता के मद में कुछ बहके हों, आप जैसे वो एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से हमको क्वेश्चन कर रहे हों कि जनाब इस पर एक बार ख्याल कर लीजिए। हमने कहा कि नहीं, हमने बढ़िया तरीके से ख्याल कर लिया है धनंजय जी, अब इसको हम पास कराना चाहते हैं। तो फिर आप जैसे
आपको सलाह देने का जो अधिकार था, उस अधिकार का इस्तेमाल आप जैसे सलाह से आगे बढ़ के उस बिल को होल्ड करने के अधिकार के रूप में करना चाहते हैं, तो इसको स्नैचिंग ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहते हैं। इसी को कहते हैं कि आप जैसे संविधानेतर सत्ता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। शैलेंद्र भाई, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को बांधा है कि उनको कुछ कंफ्यूजन है तो किससे सलाह ले सकते हैं, वो लेजिस्लेचर से नहीं ले सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव से भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। तो इसके लिए देखो, इसको एक पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है, नहीं। अब जम्मू भाई, ये तो है। एक और लाइन क्या बोली इन लोगों ने, मनुवादियों ने, मैं मनुवादी ही बोलूंगा उसको, मनुवादियों ने, कि अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को फांसी की सजा तय कर दी तो फांसी की सजा चाहे तो राष्ट्रपति रोक सकती हैं, इसलिए राष्ट्रपति सुप्रीम है। अब ये कहां से लेके आया भाई? मूर्ख लोग हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि कार्यक्रम के समाप्ति के बाद जरा सा अपने मित्र ये जम्मू आनंद जी को रोकिएगा, तो हम पे तवज्जो देते नहीं हैं, इसलिए हम सोचे कि आज थोड़ा सा गप कर लें इनसे। ठीक है जी, जम्मू भाई कंक्लूड कीजिए। ये शैलेंद्र भाई का हमारे साथ किया जाने वाला अन्याय है, और my lord please save me from this injustice committed from my comrade colleague शैलेंद्र। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी बहसें जानबूझ के खड़ा किया गया है टू अंडरमाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को और इंस्टीट्यूशंस को, इसीलिए संविधान खतरे में है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। संविधान इसीलिए खतरे में है कि जब संविधान की मर्यादाओं को ढका बताकर आप इस तरीके से अपना कारोबार चलाएंगे जिस कारोबार में संविधान कहीं दिखता ना हो, तो इसीलिए संविधान खतरे में है जी। बिल्कुल। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये तो बीजेपी की सेट पॉलिटिकल पोजीशन थी 2024 के इलेक्शन में कि हमें 400 पार इसलिए करना है कि संविधान को बदलना है। बिल्कुल तो नहीं जी। और इसमें एक और बात जम्मू भाई, जिस व्यक्ति को टारगेट करके पप्पू बनाया, देश में कोई पप्पू नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी पप्पू है। जिस व्यक्ति को टारगेट बनाया पप्पू करके, उस व्यक्ति ने सबसे पहले पहचाना कि भैया संविधान खतरे में, और ये पुष्ट कर दिया। ये जो राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल लिखे, उसने पुष्ट कर दिया कि संविधान खतरे में है। तो राहुल गांधी खुद ही देखिए कैसे एस्टैब्लिश हो जाते हैं जी। एक लास्ट टिप्पणी कर देता हूं। बिल्कुल। द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से 14 सवाल खड़े किए हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। एग्जैक्टली। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद मैं कह रहा हूं कि मुर्मू was forced to write for certain question which does not come under the purview of the office of the president. प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ जो है, जब एसेंट देने का सवाल आता है कोई बिल, तब उस समय अगर उनको कोई कंफ्यूजन हो, उनमें कोई क्लैरिटी ना हो, उसमें कोई लीगल मुद्दे है, तो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। बिल्कुल। अगर उनके पास ऐसा कोई मसला नहीं है तो क्यों जा रहे हैं? तो ऐसे सवाल खड़े करने का अधिकार पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को है। हाँ, राष्ट्रपति को नहीं है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को नहीं है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार से सवाल खड़े करवाना, जो किसी भी पेंडिंग बिल का हिस्सा नहीं है, जो राष्ट्रपति को एसेंट देना है, तो ये घोर और घोर मजाक बनाना है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की धज्जियां और उसको सड़े बाजार में उसका मजाक करने का जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है, यही है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में।